इस्लामी तारीख की एक ऐसी सल्तनत जो उस्मानियों से तकरीबन 100 साल तक जंगें लड़ती रही। वो सल्तनत जिसके दौर में ईरान कट्टर सुन्नी इलाके से शिया इलाके में तब्दील हो गया, और वही सल्तनत जिसके शहंशाह उस्मानी सलातीन के साथ साथ मुग़ल बादशाहों को भी आंखें दिखाते नज़र आते हैं। व्यूअर्स, आज हम उस्मानी और मुग़ल सल्तनत के वक्तों की एक और सुपर पावर सफ़वी सल्तनत की फैमिली ट्री की बात करेंगे। सफ़वी सल्तनत के आबाओ अजदाद कौन थे और ये लोग उस्मानी तुर्कों से कैसे मुख्तलिफ थे? उस्मानी सलातीन और सफ़वी शहंशाहों के दरमियान कभी इतने अच्छे ताल्लुकात क्यों ना कायम हो सके, और किस सफ़वी शहंशाह ने इमाम मेहदी होने का दावा किया था? व्यूअर्स, मैं हूं एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। सफ़वी सल्तनत की बुनियाद सन 1501 में शाह इस्माइल सफ़वी ने रखी। कुछ तारीखदान इन्हें कुर्द और कुछ अहले बैत यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल से होने का दावा करते हैं। चुनाचे सफ़वी ख़ानदान के आबाओ अजदाद को समझने के लिए हमें इस ख़ानदान के जद्द अमजद फ़िरोज़ शाह ज़रीन कुल्ला पे जाना पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि सफ़वी दौर से पहले की किताबों में आता है कि ये संजर के एक कुर्द ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन सफ़वी हुकूमत के क़याम के बाद सफ़वी तारीखदानों ने इनकी नस्ल को अहले बैत के 7वें इमाम मूसा अल काज़िम से जोड़ दिया। ताहम मुस्तनद सोर्सेज और हमारी रिसर्च के मुताबिक इनका ताल्लुक़ कुर्दिस्तान से था। फ़िरोज़ से चंद नस्लें आगे सफ़ीउद्दीन अर्दबली आते हैं, जो 12वीं सदी ईस्वी के एक मशहूर शायर और एक सूफ़ी बुजुर्ग थे। इनके बारे में आता है कि इन्होंने अपने सफ़विया सूफ़ी सिलसिले की बुनियाद रखी और इन्हीं के नाम से इस सल्तनत को सफ़वी सल्तनत का नाम दिया गया। इनके बाद इनकी नस्ल से सफ़वी सिलसिले के कई बुजुर्ग आए, जिनमें सबसे अहम 15वीं सदी ईस्वी के शेख हैदर थे, जिनके दौर में ये सूफ़ी सिलसिला दीन से एक सियासी तहरीक में तब्दील हो चुका था। उसकी वजह यह थी कि शेख हैदर ने किज़लबाश की बुनियाद रखी, जो तुर्क जंगजुओं की एक फाइटर या मलिशिया फोर्स थी। किज़लबाश जंगजुओं को उस वक्त की सुपर पावर उस्मानी सल्तनत के मरकज़ अनातोलिया से ईरान लाया जाता था। शेख हैदर की क़ियादत में इन जंगजुओं का मकसद पूरे ईरान को इकट्ठा करके यहाँ एक सल्तनत कायम करना था। आप खुद तो अपनी पूरी ज़िंदगी ये काम ना कर सके, अलबत्ता उनका बेटा शाह इस्माइल सफ़वी उनका ये ख्वाब पूरा करने में कामयाब रहा। शाह इस्माइल ने किज़लबाश की मदद से ईरान का ज़्यादातर इलाका फतह कर लिया और यहाँ अपनी सफ़वी सल्तनत की बुनियाद रख दी। हुकूमत संभालने के बाद उन्होंने शिया मकतब फ़िक्र की 12 इमामी शाख को ईरान का ऑफिशियल मज़हब करार दे दिया और अपने आप को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल से 12वां इमाम और मेहदी होने का दावा कर दिया। उनके एक इक़दाम से मिडल ईस्ट में शिया सुन्नी कशीदगी इंतहा को पहुँच गई कि जब उन्होंने मशहूर सुन्नी मकबरों को तबाह करना शुरू किया, जिनमें इमाम अबू हनीफा, शेख अब्दुल कादिर जेलानी और कई अब्बासी खुलफा के मकबरे शामिल थे। शाह इस्माइल की मौत के बाद उनके बेटों में तख्त के लिए एक खाना जंगी शुरू हो गई, लेकिन उनके सबसे बड़े बेटे तहमासप अव्वल तख्त हासिल करने में कामयाब हो गए, जिन्होंने अगले तकरीबन 51 साल तक सफ़वी सल्तनत पे हुकूमत की। इन्हें इस्लामी तारीख की चंद अहम तरीन शख्सियात का हम असर माना जाता है, जैसा कि इनकी एक तरफ उस्मानी सल्तनत पे एक अजीम सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट तख्त नशीन थे, और दूसरी तरफ ज़हीरुद्दीन बाबर ने बरसगीर में अपनी मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रख दी थी, जो कुछ ही अरसे में अपनी पीक तक पहुँच गई। जंगों में बारूद के बेपनाह इस्तेमाल से इन तीनों एम्पायर्स को यानी उस्मानी, सफ़वी और मुग़ल एम्पायर को गन पाउडर एम्पायर्स कहा जाता था। शाह तहमासप के दौर में पहली दफ़ा सफ़वी और उस्मानी सल्तनतें आमने सामने आईं कि जब शाह के भाई अलकास मिर्ज़ा ने उस्मानी सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट की मदद से अपने भाई के खिलाफ बगावत कर दी,
जिसके बाद सफ़वी सल्तनत और उस्मानियों के दरमियान जंगों का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ। शाह तमासप ने अपने एक दूसरे भाई साम सफ़वी को मुग़ल सल्तनत के इलाके कंधार की तरफ भेजा, लेकिन सफ़वी मुग़लों से ये इलाका हासिल करने में नाकाम रहे। शाह तमासप सन 1576 में बग़ैर किसी वाज़ह जानशीन के इंतकाल कर गए, लेकिन उनके इंतकाल के बाद उनका छोटा बेटा इस्माइल दोइम तख्त पे बैठने में कामयाब हुआ। अपने खिलाफ मुमकिना बगावत को रोकने के लिए इसने अपने 13 भाइयों और शाही खानदान के कई अफराद को कत्ल किया, सिवाय अपने सगे भाई मोहम्मद खुदा बंदे के, जिनके बारे में आता है कि ये नाबीना थे। अपने बाप दादा के बरक्स इस्माइल ने शिया उलमा की बजाय सुन्नी उलमा से रहनुमाई हासिल की, लेकिन हुकूमत करने के सिर्फ 1 साल बाद सन 1577 में इस्माइल दोइम की अचानक मौत हो गई। आम ख्याल ये किया जाता है कि इन्हें इनके करीबी साथियों में से किसी ने जहर दिया था। शाह इस्माइल के 1 साला दौरे हुकूमत के बाद उनका नाबीना भाई मोहम्मद खुदा बंदे तख्त नशीन हुआ। इन्हें सफ़वियों के सबसे कमज़ोर शाह के तौर पे देखा जाता है, जिनके दौर में इनकी बजाय इनके बेटे और मुमकिना अगले जानशीन ज़्यादा ताकतवर नज़र आते हैं। सफ़वियों के इस कमज़ोर शाह को देखते हुए उस्मानी सुल्तान मुराद ने मौका गनीमत जाना और सफ़वी सल्तनत पे हमला कर दिया और इसके कई इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया, जिसमें सबसे अहम सफ़वी सल्तनत का पुराना दारुल हुकूमत तबरेज़ का शहर भी था। शाह मोहम्मद को आखिरकार उसके अपने बेटे अब्बास अव्वल या अब्बास द ग्रेट ने माजूल कर दिया और ख़ुद तख्त पे बैठ गया, जिसे ईरानी तारीख और सफ़वी ख़ानदान का सबसे अजीम हुक्मरान माना जाता है। शाह अब्बास ने तख्त पे बैठते ही सल्तनत में उठने वाली तमाम बगावतों को कुचल दिया, और सबसे बढ़ के ये कि इन्होंने उस्मानी और मुग़लों के हाथ चले जाने वाले तमाम सफ़वी इलाकों का कंट्रोल दोबारा संभाल लिया, जिसका ये नतीजा निकला कि सफ़वी सल्तनत रकबे के लिहाज से अपने अरूज पे पहुंच गई। इसके अलावा इन्होंने शिया इस्लाम को दोबारा से सल्तनत के बुनियादी मज़हब के तौर पे लागू किया। कहा जाता है कि अपने दौरे हुकूमत के आखिरी अदवार में शाह अब्बास ने बगावत के डर से अपने ज़्यादातर बच्चों को कत्ल कर दिया। 42 साल तवील दौरे हुकूमत के बाद उनका एक पोता सफ़वी अव्वल सल्तनत का छठा शाह बनने में कामयाब हुआ, लेकिन पड़ोस की उस्मानी और मुग़ल सल्तनत के हुक्मरानों के बरक्स ये एक नाअहल हुक्मरान साबित हुआ। इन वक्तों में उस्मानी सल्तनत पे सुल्तान मुराद IV और मुग़ल एम्पायर पे बादशाह शाहजहां की हुकूमत थी। सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जारी जंग, जो शाह अब्बास के दौर में बहुत सी कामयाबियों से शुरू हुई, शाह सफ़ी के दौर में सफ़ियों की शिकस्त के साथ ख़त्म हुई, जिसके नतीजे में उस्मानियों से फतह किए गए कई इलाके दोबारा उस्मानियों के हाथ चले गए। कहा जाता है कि उन्होंने तख्त के तमाम उम्मीदवारों बाशमूल अपने बेटों और यहाँ तक के सफ़वी शहजादियों को भी कत्ल कर दिया। सफ़ी की मौत बहुत ज़्यादा शराब पीने से हुई। इनके दौर के इख्तिताम पे सफ़ियों के कई इलाकों पे उस्मानी हुकूमत कर रहे थे। इनके बाद इनका 9 साला बेटा अब्बास दोइम तख्त नशीन हुआ, जो अपने बाप के कत्लेआम से बच निकला था। इनका दौरे हुकूमत सफ़वी सल्तनत के लिए अमन और तरक्की का दौर समझा जाता है। इन्होंने किसी भी महाज पे उस्मानियों के साथ जंग न करने का फैसला किया, ताहम इनकी तवज्जो दूसरी तरफ मुग़ल सल्तनत की तरफ थी, जिस पे उस वक्त सुल्तान उल हिंद औरंगज़ेब आलमगीर हुकूमत कर रहे थे। चुनाचे इन्होंने मुग़ल सल्तनत पे हमला करते हुए कंधार के इलाके पे कब्जा कर लिया, जिसे सफ़वी हुक्मरान अपना इलाका समझते थे। अगरचे ये फौजी तौर पे काफ़ी कामयाबियां समेट रहे थे, लेकिन इनके दौर से सफ़ियों का माली जवाल भी शुरू हो चुका था, जिसे सफ़वी सल्तनत के खात्मे की सबसे बड़ी वजह समझी जाती है। शाह अब्बास दोइम को सफ़वी ख़ानदान का आखिरी मजबूत शहंशाह माना जाता है। इनकी वफ़ात के बाद इनका बेटा शाह सुलेमान अव्वल तख्त नशीन हुआ,
जिसे हुकूमत करने का कुछ ज्यादा पता ना था। उसकी वजह ये थी कि इसका ज्यादातर वक्त हरम की औरतों के साथ सर्फ हुआ करता। शाह सुलेमान पहला सफ़ी हुक्मरान था जिसने कभी अपनी सल्तनत में गश्त ना किया और किसी भी महाज पे अपनी फौज की क़ियादत भी ना की। चुनाचे इनके दौर में सफ़ी सल्तनत अपने ज़वाल के कगार पे पहुंच चुकी थी। इनके बाद इनका बेटा शाह सुल्तान हुसैन तख्त नशीन हुआ। इन्हें भी अपने वालिद की तरह सल्तनत को चलाने में कोई दिलचस्पी ना थी, जिसका ये नतीजा निकला कि सल्तनत अंदरूनी तौर पे मजीद बगावतों का शिकार हो गई। इसके साथ साथ सफ़ी फौज उस्मानियों और रूसी सल्तनत के खिलाफ बहुत सी जंगें भी हार रही थी। ताहम सबसे बड़ी बगावत मशरक में अफगानिस्तान से हुई। अफगानियों ने सरदार मीर वाइस होतक की क़ियादत में सफ़ी कंधार के इलाके का कंट्रोल संभाल लिया और मीर वाइस के बाद उनके जानशीन महमूद होतक ने अपने 20,000 जंगजुओं के साथ सफ़ी दारुल हुकूमत इस्फहान की तरफ पेशकदमी की और बगैर किसी बड़ी मज़ामत के कुछ ही दिनों में इस्फहान पहुँच गए। एक तवील मुहासरे के बाद शाह सुल्तान हुसैन ने हथियार डाल दिए और शहर महमूद होतक के हवाले कर दिया। शहर फतह करने के बाद महमूद होतक ने सफ़ी ख़ानदान के तमाम अफराद को चुन चुन के कत्ल किया, जिसके बाद इन्होंने फतह किए गए तमाम इलाकों पे अपनी होतक सल्तनत की बुनियाद रख दी। लेकिन सफ़ी ख़ानदान का एक शहजादा अपनी जान बचा के काज़विन शहर आ गया। ये शाह सुल्तान का बेटा तहमासप दोइम था। इन्होंने काज़विन शहर में अपने आप को सफ़ी शाह डिक्लेयर कर दिया और ईरान के कुछ इलाकों पे हुकूमत करना जारी रखा। व्यूअर्स, कहा जाता है कि इन्हें बहुत से तुर्क सरदारों की हिमायत हासिल थी, जिनमें सरे फहरिस्त अफशारी कबाइल के सरदार नादिर खान थे। चुनाचे तहमासप दोइम ने नादिर खान के साथ मिलके इस्फहान से होतक खानदान की हुकूमत का खात्मा कर दिया, जिसका ये नतीजा निकला कि नादिर खान इंतहाई ताकतवर लीडर बन के सामने आया और कुछ ही अरसे में नादिर खान ने तहमासप दोइम को माजूल कर दिया और उनके एक शीरख्वार बेटे अब्बास III को तख्त पे बिठा दिया और खुद सल्तनत के डेप्यूटी या वॉइस राय बन के सामने आए। मतलब सफ़ी सल्तनत के तमाम फैसलों का कंट्रोल अब नादिर खान के हाथ जा चुका था। चुनाचे मार्च सन 1736 में नादिर खान ने अब्बास III को भी माजूल कर दिया। उन्होंने अपने लिए शाह का लक़ब इख्तियार किया और ईरान के नए हुक्मरान बन के सामने आए, जिन्हें तारीख आज नादिर शाह के नाम से जानती है। और व्यूअर्स, इस पॉइंट पे ईरान से सफ़ी सल्तनत का मुकम्मल खात्मा हुआ और नादिर शाह की अफशारी सल्तनत का आगाज हुआ। शाह अब्बास III को खुरासान के एक जेल में अपने वालिद के पास भेज दिया गया, जहां ये दोनों अपनी मौत तक कैद रहे। व्यूअर्स, अगर मौजूदा दौर में सफ़ी ख़ानदान की बात की जाए तो जैसा कि हमने बताया कि महमूद होतक ने इस्फहान पे कब्जे के बाद ज़्यादातर सफ़ी ख़ानदान को कत्ल कर दिया था, लेकिन कुछ मुअर्रिखीन ये दावा करते हैं कि शाह तहमासप दोइम और इसकी 2 बहनों आगा बेगम और मरियम बेगम की औलाद आज भी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में पाई जाती है, लेकिन आज ये लोग दूसरी कम्युनिटीज़ में जम हो चुके हैं। व्यूअर्स, ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई के आबाओ अजदाद कौन थे? अली ख़ामनाई का मुकम्मल शजराए नस्ब देखने के लिए स्क्रीन पे दी गई वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।